हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रिया सिंह। वेलकम टू बायोलॉजी नीड फ्रॉम स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हमने अब तक जितने टॉपिक पढ़ लिए हैं उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो नीट एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन अब तक के पढ़े हुए टॉपिक में फ्रेम हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और एक बात और कहना चाहूँगी कि आप भी इसके साथ ही साथ क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अपने जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। इसके बाद लास्ट में आप अपना स्कोर काउंट कीजिएगा कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितना स्कोर किया है एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते अपना क्वेश्चन क्विज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, पहला जो हम अपना टॉपिक लेके चलेंगे वो है सेल बायोलॉजी से, यानी हम सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस पहले देखेंगे, उसके बाद हम जेनेटिक्स से भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत को सबसे पहले किसने प्रपोज किया? आपके पास चार ऑप्शन है, शील्डन एंड श्वान, वॉटसन एंड क्रिक, मेंडल एंड मॉर्गन एंड रॉबर्ट हुक। इन चारों में से द करेक्ट आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट्स? आपने पढ़ा था कि सेल थ्योरी जो थी वो दो साइंटिस्ट के थ्रू प्रपोज की गई थी, और वो जो दो साइंटिस्ट थे दैट इज श्लीडन एंड श्वान। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हमारा ऑप्शन ए जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि वॉटसन एंड क्रिक ने तो डीएनए का मॉडल रिप्रेजेंट किया था और मेंडल ने जेनेटिक्स से रिलेटेड दिया था, और रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। तो सेल थ्योरी जो थी वो किसने प्रपोज की थी? श्लीडन एंड श्वान। सो ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इन हैविंग। आप अगर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस करते हैं तो मेन डिफरेंस किस चीज़ को लेकर होता है? सेल वॉल को लेके होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लेके होता है, राइबोसोम को लेके होता है, या तीनों में से कोई भी नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है, सेल वॉल जो है वो प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलते हैं, यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलते हैं। राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। बात कर लेते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स बट इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो मेन डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली के ऊपर। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, हु प्रपोज द सेल थ्योरी ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओके, तो मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब पहले से रहे जीवों में से किसी जीव का निर्माण होता है। और ये बात किसने कही थी? मोल, वर्चो, ब्राउन और हिकल। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, अपने जो थ्योरी हम पढ़े थे उसमें हमने यही देखा था कि जो सेल होता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किसी भी प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिराइव होता है, और ये बात जो बोली थी वो वर्चो ने बोली थी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स विद द सेल वॉल आर। सबसे छोटा जीव या सबसे छोटी कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किस में होती है? वायरॉइड्स में, एल्गी में, बैक्टीरिया में, या फिर माइकोप्लाज्मा में? तो स्टूडेंट्स, वायरॉइड्स एक टाइप का वायरस होता है जिसका खुद का प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, तो वायरॉइड्स तो बिल्कुल नहीं होगा। एल्गी की अगर हम बात करें तो एल्गी जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट नहीं होता है, ठीक है ना, वो प्लांट की कैटेगरी में आता है। बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा दो ऑप्शन रह गए। तो अगर मैं माइकोप्लाज्मा की बात करूं तो ये भी एक टाइप का प्रोकैरियोट्स होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा दैट इज सी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, और इस हिसाब से जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होंगे जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है दैट इज बैक्टीरिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी
करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना और उसके कार्य के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं, औतिकी, इकोलॉजी कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं, या फिर साइटोलॉजी कहते हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्टिंग में ही हमने वीडियो के जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था सेल बायोलॉजी का, तो हमने डिस्कस किया था कि स्टडी ऑफ सेल इज़ ऑल्सो नोन एज सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है? करेक्ट है, और इसका आंसर क्या होगा? डी। तो स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ हु प्रपोज्ड फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल को किसने प्रपोज किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, कैमिलो गोल्जी, श्लीडन एंड श्वान, सिंगर एंड निकोलसन, रॉबर्ट ब्राउन। तो द करेक्ट आंसर इज सिंगर एंड निकोलसन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विच टाइप ऑफ लिपिड इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस टाइप का लिपिड जो है वो सबसे लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है? आपके ऑप्शंस है क्यूटिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड और फॉस्फोलिपिड। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो लिपिड बायलेयर के रूप में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, दैट इज़ फॉस्फोलिपिड। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, द सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड। उस कोशिका को आप क्या कहेंगे जिसके चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, सिम्प्लास्ट कहते हैं, या फिर एपोप्लास्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे सेल जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, उसका ऑप्शन होता है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज बी, प्रोटोप्लास्ट। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख के बताएं कि आपके कितने आंसर्स जो हैं वो करेक्ट हो चुके हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, यानी केंद्रक की खोज किसने की? आपके पास जो ऑप्शंस है दैट इज़ रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहुक, रॉबर्ट ब्राउन और पुरकिंजे। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट्स? सोचिए। द करेक्ट ऑप्शन विल बी रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में यानी ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखो, मैंने लेक्चर में भी आपको बताया था कि एक होती है लंबी कोशिका और एक होती है बड़ी यानी लार्जेस्ट कोशिका। तो अगर मैं बात करूं लंबी कोशिका की, तो नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट सेल है, ना कि लार्जेस्ट सेल है। इसी तरीके से आरबीसी और स्पर्म सेल भी हैं, दे आर द सेल्स, लेकिन उनका साइज थोड़ा सा एज कंपैरिजन टू लार्जेस्ट सेल छोटा है। सो जो एग सेल होता है जो कि फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होता है, दिस इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द टर्म यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन का जो वर्ड है, ये टर्म है, किसने प्रपोज किया था? नगेली एंड क्रैमर ने, प्लोवी ने, रॉबर्टसन ने, डैनियली एंड जेफसन ने। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली बात है, ट्राइलैमिलर जो थ्योरी थी, ट्राइलैमिलर जो मॉडल था, उसको प्रपोज किया था डैनियल और डेफसन और रॉबर्टसन ने मिलके। बट द वर्ड यूनिट मेम्ब्रेन, ये जो टर्म था यूनिट मेम्ब्रेन, वो किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्टसन के ज़रिए। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आने के चांसेस है नीट में। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो है अपने जेनेटिक्स से भी डिस्कस कर लेते हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट।
सो स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स से अब हम डिस्कस कर लेते हैं। जेनेटिक्स में हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज द टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय बेटसन, मेंडल, मॉर्गन एंड कॉरेन। सबसे पहले ये टर्म किसने कॉइन किया था? स्टूडेंट सोच के बताइए। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज बेटसन। ठीक है, बेटसन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स टर्म जो था वो कॉइन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिलीव दैट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। कौन ये मानता था कि कारक जो होते हैं वो किसी भी हेरिडिटी यानी आनुवंशिक सूचना को पास करने के लिए यानी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? क्या ये बात मेंडल मानते थे, जॉन जोहानसन मानते थे, बेटसन मानते थे या मॉर्गन मानते थे? तो स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर जो था, जो जेनेटिक्स के फादर थे, दैट इज़ द मेंडल, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल डिड हिज वर्क ऑन पिजम सैटिवम, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, मिराबिलिस जलापा, लेथाइरस ओडोरेंटम। तो स्टूडेंट्स, मेंडल ने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, ये बात आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी। उन्होंने गार्डन पी पे अपना ये वर्क किया था और गार्डन पी का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज पाइजम सटाइवम। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल्स द डिफरेंट फिनोटाइप्स अवेलेबल इन F1 जनरेशन आर। आपने मेंडल के क्रॉस देखे होंगे मोनोहाइब्रिड में, जिसमें आपका रेशो आपका निकला था 3:1 एंड 1:2:1। तो वहाँ पे जो F1 जनरेशन जो था, फर्स्ट फाइनल जनरेशन जो था, उसमें जो रिजल्ट था वो क्या था? प्योर टॉल था, मिक्स्ड ड्वार्फ था, हिट्रोजाइगस टॉल था या हिट्रोजाइगस ड्वार्फ था? ऑब्वियस सी बात है, जो आपका फर्स्ट F1 जनरेशन था डेट वाज अ कैपिटल T एंड स्मॉल t एंड इट वाज टॉल। ठीक है ना, तो ये कैरेक्टर तो टॉल था लेकिन यहाँ पे एलील्स क्या थे? हिट्रोजाइगस। तो द करेक्ट आंसर विल बी हिट्रोजाइगस टॉल, ऑप्शन नंबर सी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अ क्रॉस अरेंज फॉर डिसाइडिंग वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचने वाली बात है स्टूडेंट्स। मैंने आपको बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस समझाया था, जिसमें ये बताया गया था कि टेस्ट क्रॉस में अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म के जीन्स नहीं पता, एलील्स नहीं पता कि वो F1 जनरेशन में जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो होमोजाइगस है कि हिट्रोजाइगस है, तो उस चीज़ को पता करने के लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन नंबर वी विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं पर अभी तक हमने ज़्यादा टॉपिक डिस्कस नहीं किया है। सो जितना डिस्कस किया है उससे रिलेटेड मैं ये क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द जीनोटाइप रेशो ऑफ कोडोमिनेंस। जो आपने कोडोमिनेंस पढ़ा था तो उस कोडोमिनेंस में हमारा जो जीनोटिपिक रेशो निकला था वो क्या निकला था स्टूडेंट्स? 3:1 निकला था, 1:2:2 निकला था, 1:2:1 निकला था या फिर 1:1 निकला था? तो एक कोडोमिनेंस का आप एग्जाम्पल जो हमने मिराबिलिस जलापा पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि रेड, पिंक एंड वाइट कलर में जो फ्लावर्स निकले थे वो 1:2:1 में निकले थे। दैट इज़ जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोथ द जीन्स ऑफ ए कैरेक्टर इज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हैं, ऐसे, यानी सपोज कीजिए आपने कोई कैरेक्टर लिया है जिसको आपने रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से, तो कैपिटल टी क्या है? आइडेंटिकल है। तो इस स्टेट को आप क्या कहेंगे? होमोजाइगस कहेंगे, हिट्रोजाइगस कहेंगे, डोमिनेंट कहेंगे या फिर कोडोमिनेंट कहेंगे? तो ऑब्वियस ही बात है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो एलील्स होते हैं जब वो सेम होते हैं, जो जीन सेम होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? होमोजाइगस यानी समयुग्मजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
समयुग्मजी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण का जो हमारा जीनोटाइप रेशियो आता है। देखो दो रेशियो पढ़े थे, फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो यहाँ पे जो आपको पूछा गया वो क्या पूछा गया है, जीनोटाइप रेशियो। तो जो जीनोटाइप रेशियो निकला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का वो क्या था, 1:1 था, 3:1 था, 1:1 था, या फिर 2:2 था। तो जो हमारा जीनोटाइप रेशियो जो जीन्स को देख के निकाला जाता है दैट वाज द 1:2:1, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारा जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है वो है Mendel presented the result of his study of hybridization in। मेंडल ने अपनी जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे, जो भी अपनी स्टडी की थी, उन्होंने किसके सामने रिप्रेजेंट किया, किसके सामने दिखाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिखाया इन 1865, अमेरिकन गवर्नमेंट को दिखाया इन 1865, या फिर नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून को दिखाया इन 1865, या फिर तीनों में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस ही बात है वो ऑस्ट्रिया ब्रून शहर में रहते थे, तो द आंसर विल बी द थर्ड, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून इन 1865। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन बैंक जो अब तक हमने डिस्कस कर चुके हैं, और ये लगभग ऐसे क्वेश्चंस है जो आने के चांसेस होते हैं, और भी हम आगे क्वेश्चंस इसी तरह से डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे हम अपने टॉपिक्स कवर करेंगे, एंड प्रैक्टिस करते रहेंगे अपने नीट की। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 20 मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो इसी तरीके से मैं आगे भी आपको इसी तरह से क्वेश्चन बैंक जो है वो सॉल्व करवाती रहूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।